मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। कई छात्रों की यह डिमांड थी कि पीजीटी टीचर के जॉब प्रोफाइल को लेकर एक वीडियो बनाइए, तो आज इस विषय पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज इस विषय से संबंधित आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। उससे पहले कई छात्रों में यह भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी और वो कमेंट कर रहे थे कि हमारा पीजीटी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा और यह फाइनल आंसर की आपका इसी वीक यानी मंडे टू सैटरडे इस वीक में जारी होने का पूरा संभावना है, क्योंकि अभी जेएसएससी के नए चेयरमैन अभी आए हैं, हो सकता है इसीलिए कुछ देरी हुई हो। तो आपका सबसे पहले फाइनल आंसर की जारी होगा। उसके बाद जो एक रिजल्ट जारी होगा वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही एक रिजल्ट जारी होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको शेड्यूल निर्धारित होगा। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैथ हो गया, तो मैथ का जो प्रथम पाली द्वितीय पाली ऐसे करके आपको इतने रोल नंबर वाले आने के लिए आपको बोला जाएगा कि कार्यालय में पहुंचिए, और समय भी दे दिया जाएगा आपको बाकायदे नोटिस के माध्यम से। तो मैथ का हो गया, उसी प्रकार से संस्कृत का बुला लिया जाएगा, उसी प्रकार से जियोग्राफी हो गया। तो एक दिन में कुछ सब्जेक्ट को बुला लिया जाएगा, दूसरे दिन में कुछ सब्जेक्ट को, तीसरे दिन में कुछ सब्जेक्ट को। तो इस रिजल्ट का बस यही मकसद है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय में आ जाइए, जेएसएससी कार्यालय में, ठीक है। अब क्या यहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा रोल नंबर जो लिस्ट किया हुआ रहेगा, रोल नंबर अगर मिल जाएगा तो क्या हमको खुशी बिल्कुल मनाना चाहिए? बिल्कुल आप खुश हो सकते हैं कि अल्टीमेटली ये रिजल्ट तो नहीं हम बोल सकते फाइनल रिजल्ट, लेकिन यहां पर आ गया और आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जेएसएससी तो उसको तो लेना ही है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसलिए बुला रही है कि ऐसा ना हो कोई फर्जी चीज लेकर पहुंच जाए या आपके पास ना हो वो डॉक्यूमेंट और आप ऐसे ही भर दिए हो फॉर्म। इसलिए थोड़ा जांच पड़ताल करने के लिए वो बुला रही है, और जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आयोग लेगी, ठीक है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा, जैसा मैंने न्यूज के माध्यम से अगर आप अवेयर होंगे तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। एक यूपी का ही न्यूज था कि एक एसडीएम को ही बर्खास्त किया गया था उसके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ज्वाइनिंग वगैरह सब चीज हो गई थी, लेकिन कुछ सालों की नौकरी के बाद पता चल पाया था, क्योंकि कई लोग बात बता देंगे कि हाँ इसका तो ऐसे था, बात करते करते फैल जाता है कि ये गलत तरीके से बना के डॉक्यूमेंट आया था, ठीक है। वैसे जब बात फैलती है ना, तो उस समय भी आपको आयोग जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। हालांकि ये जो बातें हैं जब न्यूज में आती हैं तभी पता चलती हैं, ठीक है। और मैं ये सब आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूं कि ऐसा करिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि फिर ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। ये सब न्यूज में आते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा भी होता है, इसीलिए मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूं। और आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सही है, लेकिन मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आयोग यह साफ साफ बोलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी रोल नंबर लिखे हुए ना यहां पर जो बुलाए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है पीजीटी में, ठीक है। इसका सिर्फ मतलब यही है कि आप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। जब आयोग को यह लग जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आप क्लियर हो गए होंगे। मान लीजिए यहां पर जो कट ऑफ उठाया गया, इतने लोगों का कट ऑफ उठाया गया एक विषय में, ठीक, मैथ्स में मान लीजिए उठाया गया, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, 2 व्यक्तियों का निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे जेन्युइनली अगर बात करें तो इस प्रकार से होता नहीं है जनरली, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर है। हो सकता है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर निरस्त कर दिया जाए, तब का मैं ये बात बता रहा हूं, ये साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा निरस्त कर दिया जाता है तो जो निचले जो उम्मीदवार है ना, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जो कट ऑफ के एकदम नजदीक वाले होंगे, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट तो ये भी कंफ्यूज होंगे कि 4 गुना और 5 गुना बुलाया जाएगा। अरे ये पीटी मेंस और इंटरव्यू वाला एग्जाम थोड़ी हो रहा है जी। आप इस चीज को पहले समझिए कि ये मेंस एग्जाम है, आपका डायरेक्ट इसमें जॉब होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पीटी दिया जा रहा है, उसका 15 गुना आपको मेंस में बुलाया जाएगा देने के लिए, उसके बाद फिर 3 गुना बुलाया जाएगा। ऐसा ये एग्जाम थोड़ी हो रहा है, ठीक है। तो लिमिटेड कैंडिडेट्स जितना जेएसएससी को लगेगा कि मेरा इतना सीट था, उस सीट के अनुसार ही बुलाया जाएगा। अगर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि नहीं आपका सही नहीं है, आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए कि आपका डॉक्यूमेंट हमको सही नहीं लग रहा है, पक्ष रख दिए तो ठीक हो गया। लेकिन अगर जेएसएससी के द्वारा किसी भी प्रकार से अगर निरस्त कर दिया जाता है, तो फिर ये जो निचले क्रम के जो उम्मीदवार है ना, कट ऑफ से नीचे वाले रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, जिसका भी निरस्त किया जाएगा, तो उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बस इसका यही एक प्रोसीजर है,
ठीक है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रक्रिया है, हो सकता है, अगर होगा तो ऐसे ही होगा। अब हम लोग बात करें यहां पर झारखंड पीजीटी के जॉब प्रोफाइल को लेकर। देखिए मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उसमें भी मैंने बताया है कि ये जो पीजीटी का जॉब है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, वो झारखंड में काफी अच्छा खासा और एक फैबुलस जॉब माना जाता है, बहुत ही शानदार जॉब है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और अगर आप लोग जैसे दूध वगैरह पीते हैं तो उसमें दूध पीने का जो टेस्ट आता है और उसके बाद जो मलाई जो निकलता है ना उसका जो टेस्ट आता है, तो जो मलाई वाला जो टेस्ट आता है ना उस प्रकार का ये जॉब है। ठीक है, अब कई लोग ये मत कमेंट करिएगा कि हमको तो दूध ही अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार का नहीं, लेकिन हाँ आप समझने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार जॉब है। ठीक है, तो सैलरी की अगर फर्स्ट में बात करें तो सैलरी के बारे में आपको यहां पर आई बटन पे दिख रहा होगा कि सैलरी में मैंने ऑलरेडी सैलरी के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो विस्तार से देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन इन हैंड सैलरी आपको 70 से 72 हजार रुपए आपको मिलेगा इन हैंड सैलरी। और ये अलग अलग स्टेट में डिफरेंट क्यों हो जाता है ये सैलरी? कहीं यूपी में जाइए तो 60-65 हजार मिलेगा, बस डीए का फर्क हो जाता है। ठीक है, मेनली डीए का फर्क हो जाता है, उसी में सैलरी का अंतर पड़ जाता है। यहां पर डीए सबसे ज्यादा है आपको 42%। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर से अगर संबंधित बात करें तो एक स्टूडेंट ने मुझे याद है कि कमेंट किया था कि सर पोस्टिंग के बारे में भी बताइए कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा, हम लोगों का पोस्टिंग कैसे होने वाला है, जो झारखंड के एक बार के अभ्यर्थी थे उन्होंने पूछा था। तो देखिए आपको हो सकता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब ये आएगा ना, जब नोटिस आएगा, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाइएगा वहां पर कार्यालय में, तो आपको हो सकता है, मैं हो सकता है की बात कर रहा हूं, एक मैनुअली फॉर्म आपको मिल जाए और ये फॉर्म भरने के लिए आपको मिल जाए, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिस प्रकार से आप पीजीटी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे ना उसी प्रकार से आपको ऑफलाइन हाथ से आपको लिखने के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसे करने के लिए यहां पर मिल जाए भरने के लिए। और इसी में एक डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन हो, और जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में उसमें से कोई आपको बोला जाए यहां पर लिखने के लिए कि आप इसमें भरिए पूरा जो आप एक फॉर्म को फिलअप करिए। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब करवाने जाइएगा, हो सकता है जब कार्यालय में आप पहुंचिएगा ना तो ये एक फॉर्म दे दिया जाए और इस फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको वहां पर बोला जाए साथ में, ऐसा हो सकता है। और बाकी अगर नहीं होगा ये प्रक्रिया तो फिर आपको कार्यालय में ही आपको पता चल जाएगा। वहां पर जब भी जाइएगा ना थोड़ा सा ये सारे फैमिलियर हो जाते हैं, आप एग्जाम निकाल कर पहुंचिएगा कार्यालय में, कई सारे स्टाफ वगैरह से मिलिएगा तो थोड़ा फैमिलियर बनने लगते हैं, कई स्टाफ ही आपको बता दें कि नहीं यहां पर ऐसे ऐसे प्रक्रिया हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो वहां पर अभी आपको अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो आपको इस प्रकार से बता दिया जाए कि ऑनलाइन आपका कुछ होगा। और मान लीजिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, उनका अगर ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है जैसे रांची, धनबाद या जमशेदपुर के अलावा, जिसका उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा कि पता नहीं कहां हो गया, मेरा चाईबासा में के जंगलों में दे दिया, तो आप अगर बाद में अगर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, ये तो बिल्कुल फाइनल चीज है, लेकिन जो भी बाहर के कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि हमको अच्छा जगह मिले, ये हर कोई सोचता है। जो झारखंड का कैंडिडेट जो बाहर जाएगा ना वो भी सोचेगा, बिहार में जाएगा कि हमको पटना मिले या फिर कोई अच्छा जगह मिले, यूपी में जाएगा तो इलाहाबाद मिले, लखनऊ मिले, हर कोई सोचता है। इसीलिए जो बाहर के कैंडिडेट आएंगे वो सोचेंगे कि हमको झारखंड में अच्छा जगह मिले। तो बाद में आपका मान लीजिए पोस्टिंग अगर बाय द वे रैंडमली कर दिया जाता है तो उसके बाद आप एक टीचर्स के लिए झारखंड में टीचर्स के लिए सिर्फ स्पेशली वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, टीचर्स ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पोर्टल करके। उस पे आप ऑनलाइन जाइएगा ना तो वहां पे आप ट्रांसफर अपना ऑनलाइन जो आवेदन है आप दे सकते हैं और उसके थ्रू आपका वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, अपना नंबर वगैरह जो सर्विस नंबर होगा उसको देकर और आप अपना वहां पर फिल कर दीजिए कि हमको रांची में चाहिए, हमको धनबाद में चाहिए, यहां पर तो आपको ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया की जाएगी। यह एक सुविधा अभी मिल गई है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट जो कॉलम है ये प्रमोशन को लेकर। तो देखिए प्रमोशन जो इसका होगा, अब ऐसा नहीं है कि आप दरोगा बनते हैं तो कभी भी डीएम बनने का, प्रमोट होने का आप ख्वाब थोड़ी देखते होंगे कि हम दरोगा बने और हम एक दिन डीएम में प्रमोशन मेरा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं देखते होंगे ना, देखना भी नहीं चाहिए। पीजीटी में है तो आप ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर बन जाएंगे। हाँ, जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे और वो बाद में उसका अप्लाई करते हैं, उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, फिर इसको इस्तीफा देके अगर उसमें हो जाता है तो जा सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसमें आप प्रमोशन होके मेनली जो बढ़िएगा आप प्रिंसिपल तक आप जा सकते हैं कि प्रिंसिपल आप बन सकते हैं, बहुत होगा तो, और नहीं तो पीजीटी में ही रिटायर कर जाते हैं। खैर आपको ये प्रमोशन से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। कई लोग तो मेरा प्रमोशन कब होगा, रिटायरमेंट के लिए कब होगा, देखिए वीडियो बनाने का तो ठीक है आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि हमको उतना भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके नहीं चलना चाहिए कि हमारे 60 साल बाद, अभी नौकरी में बैठ रहे हैं 25 से 30 साल में और हम 30 साल बाद का हम लगा रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होगा। अब 30 साल बाद किसको पता है, पता चले आप रोड पे चल रहे हैं और पीछे से कोई ट्रक आके आपको लेके पार कर जाए, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा तत्कालिक जो आगे वाला चीज है ना उसी को ध्यान में लेकर
हमको ज्यादा प्लानिंग जो है वो हमको बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक है कि आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। तो प्रमोशन में आपको क्या होगा कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल तक आप प्रमोट हो सकते हैं। और अगर जिसने ईएमआरएस का अगर फॉर्म भरा होगा या नहीं भी भरा होगा, तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट में जाके देखिए, उसमें प्रिंसिपल का एक जॉब आया हुआ है जिसको कई अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया होगा। तो उसका क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है? उसके क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि आपका एमए होना चाहिए, मतलब मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए प्लस, और उसके बाद आपको उसमें 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से आप उसमें देखिएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर हो सकता है प्रिंसिपल के लिए प्रमोशन में कुछ क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाए। अब क्योंकि एक मान लीजिए प्रिंसिपल का सीट होगा और इधर है 10 से 15 ये पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, 10 से 15 हैं। अब इनको सबको वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनना है, तो 1:10 या 15 रेशियो। तो मैं एक नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूं। एक सीट के लिए बहुत सारे हो सकते हैं ना कि उम्मीदवार खड़े हों प्रिंसिपल बनने के लिए, तो उसमें कई लोग तो छोड़ देंगे कि हटाओ, हमको उतना तो सैलरी मिल ही रहा है। क्योंकि अगर ईएमआरएस में अगर आप जाके देखिएगा तो प्रिंसिपल का जो बेसिक सैलरी है प्रिंसिपल बनने के बाद वो 78,000 समथिंग है। तो जब आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा पीजीटी में, तो यहां पर भी 10 से 12 साल का जॉब हो जाएगा ना, जो उसमें जो एक्सपीरियंस खोज रहा था प्रिंसिपल बनने के लिए, इसमें भी जब आपका 10 से 12 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपका धीरे धीरे बेसिक पे जो है वो प्रिंसिपल जितना ही हो जाएगा, लगभग 78,000 समथिंग। ठीक है, 78,000 समथिंग, ये रुपए मत आप लोग सोच लीजिएगा, 78,000 समथिंग आपका हो जाएगा। तो कई लोग तो सोचेंगे चलो यार प्रिंसिपल क्या बनना है, उतना तो सैलरी मिल ही रहा है ना। जो इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो तो फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो नेट वगैरह क्वालिफाई होंगे या बाद में जो क्वालिफाई करेंगे वो प्रोफेसर बन के इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा होता है जनरली, और हर डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि आपको अगर इधर दिख रहा होगा, ये कल का न्यूज है, मैं क्राइटेरिया वाली बात इसे बता रहा हूं कि ये कल का आप न्यूज देख सकते हैं, प्रभात खबर का ये पेपर का कटिंग है। 1 से 5 तक के जितने भी शिक्षक थे, ठीक है, अब उनको अगर प्रमोट होना है, प्रमोशन अगर उनको कराना है, 6 to 8 में अगर उनका प्रमोशन होना है, तो अब ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। पहले होता था ऐसे, लेकिन अब ऐसे नहीं होंगे। अब उनको जेटेट क्वालिफाई करना होगा। जो 6 to 8 के लिए जो होगा, उसके लिए आपको जेटेट क्वालिफाई बाकायदे करना पड़ेगा, तभी उनका 5वां से जो 6ठा में जो प्रमोशन उनका होगा हो पाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है इसमें फिर क्राइटेरिया लगे, और आगे फ्यूचर में जब सरकारें बदलती हो, नए नए नियम लगाते रहती है। पेंशन की अगर बात करें तो ये तो मान लीजिए अब 60 साल होगा तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, अभी से ही देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, पेंशन जो है, आप लोग 2 नाम सुने होंगे, एक है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो एक मूल अंतर है, एक मूल जो अंतर मैं बताना चाह रहा हूं, एनपीएस जो है, इसमें क्या होता है कि आपके वेतन से 10% जो है वह सैलरी का 10% भाग आपका कट जाता है पैसा। ठीक है, तो 10% कटेगा, और वही सेम 10% जो रहेगा, सेम जितना आपका कटेगा ना, उतना ही 10% गवर्नमेंट जो है आपको ऐड करेगी। और ये गवर्नमेंट वगैरह वो शेयर मार्केट वगैरह में खेलते रहते हैं, क्योंकि इसमें से आप जब पैसा आपका निकलेगा ना, तो उसमें टैक्स वगैरह कट के ही आपको इसमें पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक मूल अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होता है कि आपका सैलरी से पैसा कटेगा और बाद में आपको पेंशन दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। इस प्रकार से नहीं होता है। आपको जो सैलरी, जो आपका अंतिम सैलरी जो होगा, उसका 50% आपको यहां पर दिया जाएगा, और इसमें कोई भी आपका वेतन से पैसा नहीं कटेगा। ये गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी होता है, राजकोष होता है, उससे आपको पैसा मिलता है। तो हालांकि ओपीएस जो है वह एक टीचर के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की नजर से, एक स्टेट की नजर से देखें, तो ये राज्य पर बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस उसको पैसा देना ही है। अब जो सर्विस चला गया उसको देना ही है। खैर, इस पर बहुत सारा विवाद हो सकता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कौन सा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन मूल अंतर यही है कि इसमें जो है वह 50% सैलरी का आपको पेंशन मिलेगा, और इसमें आपको 10% जो मैंने बताया वैसा इसमें दिया जाएगा। तो झारखंड में ये ओपीएस लागू है अभी। ठीक है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है यही अभी लागू है, लेकिन अब आप लोग जो है वो 30 साल के बाद ना रिटायर करिएगा, 30 साल के बाद ना आपको पेंशन चाहिए। पता नहीं उस समय गवर्नमेंट कैसा रहे और क्या उसमें बदलाव आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो ये अभी का सिस्टम है, अभी जो गवर्नमेंट है उसने ये ओपीएस को लागू कर दिया है। पता नहीं आने वाले भविष्य में क्या चेंजेज हो जाए, कुछ भी चेंजेज हो सकता है ना। 30 साल बहुत मायने रखता है। और पेंशन के बारे में अभी मान लीजिए जो भी अभी होने वाले रहेंगे, अभी जो होने वाले हैं, जैसे पेंशन पोर्टल पे आप जाइएगा ना, तो जो भी टीजीटी वाले जो पेंशन वाला आपको दिख जाएगा कि अभी आने वाले 1 साल के अंदर कितने लोगों का 200-300 का लिस्ट आपको वहां पर दिख जाएगा। तो उन लोगों से मांगा गया था कि आप लोग बताइए कि आप लोग
किस में रहना चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनना चाहते हैं। अब सब लोग धड़धड़ा के चुन लिया कि हम इसी में रहेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रहेंगे। ठीक है, 99% लोग चूज कर लिए क्योंकि अच्छा है, इसी में लोग चूज किए। ठीक है, तो ये चीज एक बात है कि झारखंड में अभी ओपीएस लागू है और कई ऐसे 3-4 और भी स्टेट हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और एक स्टेट है, ऐसे करके लागू किए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। और आने वाले समय में आपको अदर स्टेट में भी ओल्ड पेंशन स्कीम देखने को मिलेगा क्योंकि ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। बहरहाल अब हम लोग बात करते हैं वर्कलोड के ऊपर। देखिए, वैसे अगर बात करें तो वर्कलोड तो कुछ भी नहीं है, आपको जाना है 10 बजे और आराम से 4 बजे आना है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए पढ़ाने के दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा वर्कलोड होता है एक टीचर के कंधे पर, क्योंकि वो भविष्य का निर्माता होता है। जिस प्रकार से देश का भविष्य एक स्टूडेंट होता है, उसी प्रकार से भविष्य का जो निर्माता होता है वो एक टीचर होता है, उसी के कंधे पर होता है। तो अगर आप इस रूप में वर्कलोड को देखें तो बहुत बड़ा वर्कलोड है। किसी भी स्टूडेंट को समझा पाना अच्छे से, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अच्छे से उसको बता पाना, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो 1-2 बार पूछे पता चले आप डांट दें। ठीक है, जैसा हम लोगों के साथ स्कूल में होते आया है। कॉलेजेस में तो ऐसा नहीं होता है। कॉलेजेस में क्या होता है कि टीचर को मतलब ही नहीं रहता है। स्कूल्स में जो पिटाई होती थी वैसा कॉलेज में थोड़ी होता है। वो छोड़ देंगे कि अरे जाओ ना, मेरा सैलरी थोड़ी कट रहा है, मेरा नौकरी थोड़ी कोई लेके चल जाएगा। इस प्रकार की मेंटेलिटी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिसके पास पैशन होगा कि नहीं मुझे तो समझाना है बिल्कुल, तो उसके कंधे पर बहुत बड़ा वर्कलोड होता है। और ये एक डायनेमिक जॉब भी है क्योंकि हर दिन कुछ आपको नया चीज पढ़ने को, सीखने को, हर चीज मिलेगा और आपको समझाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे भी आप ले सकते हैं। और अगर हम लोग जनरली वर्कलोड की बात करें तो इलेक्शन में आपका ड्यूटी लग सकता है और जो भी आपको एक्स्ट्रा आपको जो लगाया जाएगा उसका अलग से आपको पेमेंट किया जाएगा। जो चेकिंग्स वगैरह में रहते हैं, कभी भी 10th का एग्जाम हो गया, 12th का एग्जाम हो गया, तो जो चेकिंग में रहते हैं उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। या फिर जो पेपर जो चेक होता है, 12th का मान लीजिए इंटरमीडिएट का पेपर चेक करने के लिए आया, तो उसमें आपको पेपर चेक करने के लिए आपको लगाया जा सकता है, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट आपको अलग से दिया जाएगा। बाकी कुछ नॉर्मल जो काम वगैरह, जैसे कि कुछ होता है ना, मैनेजमेंट का कुछ वर्क होता है, कुछ ऐसा होता है कि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उसका एक अलग मैनेजमेंट ही चलता है। हालांकि वो बोर्ड से तो उसके अंदर तो रहते ही हैं, लेकिन उसका कुछ अलग अपना कुछ मैनेजमेंट हो सकता है। तो उसका कुछ फंक्शन हो, कुछ कार्यक्रम हो रहा हो, कई मैनेजमेंट थोड़ा सा जो कॉलेजेस का थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है। आपको इसमें ज्यादा वर्कलोड आपको मिलेगा नहीं, आपको अच्छा खासा समय मिलेगा इसके अलावा करने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई एज ए पैशन लेंगे तो बहुत बड़ा वर्कलोड है, मैं भी बता दे रहा हूं। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को बताना, अब ऐसा थोड़ी है कि आप एक बार यहां पर एग्जाम निकाल लिए उसके बाद आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, कई लोग तो नॉर्मल थोड़ा बहुत जाएंगे और पढ़ा के निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं पढ़े या ना पढ़े। लेकिन आपको बहुत इसमें मेहनत करना पड़ सकता है अगर आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इस रूप में अगर आप वर्कलोड को लेते हैं तो आशा है आज मैंने झारखंड पीजीटी टीचर के जॉब प्रोफाइल को लेकर जो भी मैंने आज समझाने का प्रयास किया है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अगर कुछ भी नए इंफॉर्मेशन, कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वहां पर इंस्टेंटली आपको वहां पर नजर आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाता है। और क्विजेस भी कराए जाते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपके लिए काफी सहूलियत हो भरा होगा वो चीज। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही सहायता पहुंचाया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।